First year chapter 3 we are going to discuss the second part of this lecture. Before that we have discussed the first part. इसमें लास्ट टाइम हमने जो है वो बोहर्स की डेरिवेशन जो थी वहाँ तक हमने उसको कवर कर लिया था, ठीक है। तो बोहर्स की डेरिवेशन के आगे से आज हम डिस्कस करेंगे। तो बोहर ने डेरिवेशन की तो उसमें उसने काफ़ी सारी चीज़ें बताई थी। रेडियस निकालने का तरीका बताया था, एनर्जी निकालने का तरीका बताया था। तो रेडियस उसने बताया था, रेडियस जो है वो दिस इज़ इक्वल टू n स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 0.529 एंगस्ट्रॉम। दिस इज द वे वी फाइंड आउट द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। अगर हाइड्रोजन के अलावा कोई दूसरा एटम हो तो उसके लिए हम r इक्वल टू n स्क्वायर अपॉन z इंटू 0.529 एंगस्ट्रॉम विद दिस फार्मूला कैन बी यूज्ड। z इज़ एक्चुअली एटॉमिक नंबर। तो z हमारे पास यहाँ पर एटॉमिक नंबर है। तो अगर हमें हाइड्रोजन के अलावा कोई दूसरा एटम अगर दिया जाए तो इस फार्मूले से हम उसमें एटॉमिक नंबर रखकर हम इसकी वैल्यू मालूम कर सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ वो तमाम एटम्स इसके लिए लागू होंगे जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन इन लास्ट शेल, ठीक है। तो बोहर का एटॉमिक मॉडल सिर्फ उन एटम्स पर अप्लाई होता है जिनके पास हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, सिंगल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो आर को निकालने का तरीका ये था। एनर्जी का हमने पढ़ा था, एनर्जी इक्वल टू 13.6 ओवर n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज़ द वे वी कैन फाइंड आउट द एनर्जी। ओके, सो उसके अलावा डेल्टा ई हमें पता है, डेल्टा ई बराबर होता है दिस इज़ H2 माइनस है, डेल्टा ई बराबर होता है E2 माइनस E1 के, या फिर यही H न्यू के बराबर भी होता है। ये सब पुरानी बातें रिपीट कर रहा हूँ जो हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था, ताकि आप उसके बाद फिर हम आज की क्लास स्टार्ट कर देंगे। अच्छा, इसमें एक और चीज़ इसने निकालनी सिखाई थी, दैट इज़ कॉल्ड वेव नंबर। इन्होंने वेव नंबर निकालने का तरीका भी बताया था। अब वेव नंबर किसे कहा जाता है? वेव नंबर को डिनोट किया जाता है न्यू बार से। न्यू के ऊपर एक बार लगा देते हैं, वेव नंबर। वेव नंबर कहते हैं किसे हैं? दैट इज़ नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ। तो नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ, इसको कहा जाता है वेव नंबर। यूनिट लेंथ पे जितने वेव्स आ रहे इसको न्यू बार से शो किया जाता है। और इसकी जो यूनिट होती है, इसकी यूनिट होती है सेंटीमीटर इनवर्स। वेव नंबर को निकालने का तरीका उसने बताया था। उसने कहा था वेव नंबर बराबर होता है RH 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। दिस वाज हाउ वी फाइंड आउट द वेव नंबर। सो व्हाट इज RH हियर के? RH यहाँ पर क्या है? दिस इज कॉल्ड राइटबर्ग कांस्टेंट। इसको हम लोग राइटबर्ग कांस्टेंट कहते हैं। साइंटिस्ट का नाम था राइटबर्ग, उसके नाम पर है राइटबर्ग कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू क्या होती है? 10, 9, 6, 7, 8, ये 10, 9, 6, 7, 8 सेंटीमीटर इनवर्स, ये इसकी हमारे पास वैल्यू निकलती है। दिस इज़ कॉल्ड राइटबर्ग कांस्टेंट। अब और n1 क्या है, n2 क्या है? n1 इज़ एक्चुअली कॉल्ड लोअर ऑर्बिट। n1 हमारे पास लोअर ऑर्बिट है और n2 हमारे पास होता है दिस इज़ कॉल्ड हायर ऑर्बिट। तो वेव नंबर इस तरह से हमें आता है। अब वेव नंबर के बाद इसने एक चीज़ बताई थी रिगार्डिंग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। इसने एक और बताई थी, वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में थी। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से क्या मुराद है कि अगर हम हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा लेते हैं, मतलब अगर हम हाइड्रोजन गैस को डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर फिल करते हैं तो फिर जो उसके हमारे पास जो उसको फिलअप करने के बाद जो है वो हमारे पास स्पेक्ट्रल लाइंस जो जनरेट होती हैं वो डिफरेंट लाइंस जनरेट होती हैं, अलग अलग सीरीज़ होती है। अभी मैं उसके बारे में बताता हूँ आपको। तो वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होता है। लेट से मान लेते हैं कि अगर दिस इज़ द न्यूक्लियस, कि ये हमारे पास न्यूक्लियस है हाइड्रोजन का, एंड दिस इज़ द फर्स्ट शेल, दिस इज़ द सेकंड शेल, दिस इज़ द थर्ड शेल, दिस इज़ द फोर्थ शेल,
this one is the fourth shell, this one is the fifth shell, this is the sixth shell। तो अगर मैं हाइड्रोजन के एक एटम की बात करूं जिसमें नंबर ऑफ शेल्स हैं, डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हैं, अब ये हो सकता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स, अब यहाँ पर अलग अलग n की वैल्यू है ना, यहाँ पर n की वैल्यू डिफरेंट है। दिस इज़ द फर्स्ट शेल, यहाँ पर n इक्वल टू 1 है, यहाँ पर n इक्वल टू 2 है, यहाँ पर n इक्वल टू 3 है, यहाँ n इक्वल टू 4 है, यहाँ n इक्वल टू 5 है, यहाँ n इक्वल टू 6 है। अब इलेक्ट्रॉन क्या हो सकता है, हायर एनर्जी लेवल से किसी भी लोअर एनर्जी ऑर्बिट पे जंप मार सकते हैं। जैसे कि अगर हायर एनर्जी ऑर्बिट से यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि वो फर्स्ट पर जंप कर दे, किसी भी हायर से फर्स्ट एनर्जी लेवल पर जंप कर दे। अब इन दैट केस जो हमारे पास स्पेक्ट्रल लाइन्स ऑब्टेन होंगी, इसको कहा जाएगा, दिस विल बी कॉल्ड लायमन सीरीज़। सुना होगा नाम आपने इसका, दिस इज़ कॉल्ड लायमन सीरीज़। अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर से सेकंड एनर्जी लेवल पे जंप मार दे, किसी भी हायर से सेकंड पे जंप कर ले, इसको हम कहेंगे दिस इज़ कॉल्ड बामर सीरीज़। बामर सीरीज़। ऐसे भी हो सकता है इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर से आए और आकर वो थर्ड एनर्जी लेवल पे जंप कर दे, n इक्वल टू 3 पे। अब जो सीरीज़ आएगी हमारे पास, दिस इज़ कॉल्ड पास्चन सीरीज़। ऐसा भी हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी ऑर्बिट से फोर्थ पर 1 2 3 फोर्थ पर आकर जंप कर ले। अब ये जो सीरीज़ हमारे पास आएगी, इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज़ कॉल्ड ब्रैकेट। दिस इज़ कॉल्ड ब्रैकेट सीरीज़। और ऐसा हो सकता है कि किसी भी हायर से वो n इक्वल टू 5 पर जंप कर दे। अब यहाँ पर जो सीरीज़ आएगी, दिस इज़ कॉल्ड फंड सीरीज़। और भी होते हैं आगे, बट वो फेडरल बोर्ड में होता है। सिंध बोर्ड में हमें बस ये 5 सीरीज़ के नाम याद रखने होते हैं, ठीक है। तो बाकी फेडरल में आते हैं तो उसमें हेम्फ्रे सीरीज़ भी होता है, छठी सीरीज़ भी निकालते हैं। तो टोटल 5 सीरीज़ हमारे पास है। इसके अंदर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में 5 तरह की सीरीज़ चलती है। फर्स्ट इज़ कॉल्ड लायमन सीरीज़, साइंटिस्ट के नाम पर है। दूसरा हमारे पास कहलाता है, दिस इज़ कॉल्ड बामर सीरीज़। सबसे पहले यही डिस्कवर हुई थी, सेकंड सीरीज़ बामर सीरीज़। थर्ड सीरीज़ कहलाती है हमारे पास है, दिस इज़ कॉल्ड पास्चन सीरीज़। पास्चन सीरीज़। फोर्थ हमारे पास कहलाती है, दिस इज़ कॉल्ड ब्रैकेट सीरीज़। और जो फिफ्थ हमारे पास कहलाती है, इट इज़ कॉल्ड फंड सीरीज़। फंड सीरीज़। अब इनके हमें ना ये याद रखने के रीजन्स क्या हैं इनके। ये तो मैंने बता दी कि सबके लोअर एनर्जी लेवल्स क्या है। लोअर n1 इसके लिए n1 1 होगा, लोअर एनर्जी लेवल इसके लिए 1 है ना भाई। इसके लिए लोअर एनर्जी लेवल की वैल्यू 2 है, इसके लिए लोअर एनर्जी वैल्यू की वैल्यू, लोअर मतलब n1 सॉरी, n1 की वैल्यू 3 है, इसके लिए n1 की वैल्यू 4 है, इसके लिए n1 की वैल्यू 5 है। सबके लिए अलग अलग वैल्यूज़ हैं। अब कौन से रीजन में लाई करती है ये लाइट्स? लायमन सीरीज़ की जो लाइट होती है वो लाई करती है कौन से रीजन में भाई? विजिबल है, सॉरी, यस, अल्ट्रा वायलेट रीजन, यूवी रीजन में इसकी लाइट लाई करती है। बामर सीरीज़ की जो लाइट लाई करती है वो कहाँ होती है? इट लाइज इन विजिबल रीजन। पास्चन और ये ब्रैकेट और फंड तीनों इंफ्रारेड में होती हैं। बस पास्चन सीरीज़ की जो लाइट होती है वो होती है नियर इंफ्रारेड रीजन में, नियर इंफ्रारेड रीजन। ब्रैकेट सीरीज़ की होती है मिड इंफ्रारेड रीजन, मिड इंफ्रारेड रीजन। और फंड सीरीज़ की होती है दिस इज़ फार इंफ्रारेड रीजन। वैसे ब्रैकेट को भी सिंध बोर्ड में फार इंफ्रारेड लिखा जाता है, एक ही बात है, ठीक है। बस ये हमारा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो बोर्ड ने अच्छी खासी बातें बताई हैं, कल मतलब पिछली क्लास से चल रही थी, अब तक हमारे पास चल ही रही थी। अब इसके बाद हम देखते हैं उसके डिफेक्ट्स। डिफेक्ट्स ऑफ बोहर्स मॉडल। बोहर्स मॉडल के डिफेक्ट्स, कि बोहर के मॉडल में क्या गलतियां थी, क्या मिस्टेक्स थी इसके एटॉमिक मॉडल के अंदर। तो सबसे पहली बात तो ये मॉडल सिर्फ उन एटम्स के लिए था जिनके लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं।
तो पहली बात तो ये है कि इट इज़ ओनली अप्लाइड टू दोज एटम्स which have one electron। ये सिर्फ उन एटम्स में अप्लाई होता है जिनमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए अभी फेल हो गया कि तमाम एटम्स पर अप्लाई नहीं हो सकता। इसका मतलब ये। दूसरी चीज़, इट कैन नॉट एक्सप्लेन स्टार्क इफेक्ट। ये स्टार्क इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं करता था। तीसरी चीज़, इट कैन नॉट एक्सप्लेन ज़ीमैन इफेक्ट। ये ज़ीमैन इफेक्ट को भी एक्सप्लेन नहीं किया करता था। अब स्टार्क इफेक्ट और ज़ीमैन इफेक्ट क्या होता है? ये दोनों बात करते हैं स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस के बारे में। ये दोनों इफेक्ट जो है ना वो बात करते हैं स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस के बारे में। मतलब जब स्पेक्ट्रल लाइंस जो जनरेट होती है, जब उनको इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो वो स्प्लिट हो जाती हैं और थिनर और शार्पर लाइंस के अंदर। तो स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस असल में दो तरह से हो सकती हैं। स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस जो होती है ना उसमें दो तरह के इफेक्ट होते हैं हमारे पास, दो तरह से हो सकती हैं। एक हमारे पास इसमें कहलाता है दैट इज कॉल्ड स्टार्क इफेक्ट। स्टार्क इफेक्ट में क्या होता है कि हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का इस्तेमाल करते हुए अगर इलेक्ट्रिसिटी फील्ड के नतीजे में स्पेक्ट्रल लाइन से स्प्लिट कर रही हैं। और स्टार्क इफेक्ट के बाद दूसरा हमारे पास होता है ज़ीमान इफेक्ट या ज़ीमैन इफेक्ट, साइंटिस्ट का नाम है सारा। ज़ीमैन इफेक्ट ये क्या कहता है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड, यस मैग्नेटिक फील्ड के नतीजे में अगर स्पेक्ट्रल लाइंस जो हैं वो स्प्लिट हो जा रही हैं, टूट जा रहे हैं। मतलब बोहर ये कहता था ना कि बोहर कहता था कि भाई इस तरह से लेट से कि अगर स्पेक्ट्रा जनरेट हो रहा है इस तरह से तो एक ये लाइन आ गई, दूसरी ये स्पेक्ट्रल लाइन आ गई, तीसरी ये स्पेक्ट्रल लाइन आ गई, चौथी ये स्पेक्ट्रल लाइन आ गई। तो ये डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइन्स हैं। दिस विल बी द फर्स्ट लाइन। ये थोड़ा दूसरे वाला थोड़ा ब्रॉड है। दिस इज़ द सेकेंड लाइन। दिस वन इज़ द थर्ड लाइन। ये उससे ज़्यादा ब्रॉड है। और जो ब्रॉडेस्ट लाइन हमारे पास है ये फोर्थ लाइन है। ये सारी स्पेक्ट्रल लाइंस हैं जो कि हमने लास्ट टाइम स्पेक्ट्रा में पढ़ा था पिछली क्लास में। तो बताई हुई चीज़ें मैं डिटेल पे नहीं जा रहा इसके बारे में ज़्यादा। अगर आप पढ़ के आए तो यू नो ऑलरेडी इट। अब क्या है कि ये तो इसको नाम दिया था कि जो स्पेक्ट्रल लाइन सारी हैं डिफरेंट शेल्स को बता रही हैं कि दिस इज़ के शेल, दिस इज़ एल शेल, दिस इज़ एम शेल, दिस इज़ एन शेल। यहाँ तक तो बात बहुत बच्चों वाली बात है, सभी को पता थी, कोई बड़ी बात नहीं थी। अब इसमें यह था कि अब अगर इसको स्पेक्ट्रल लाइंस में रख, अगर इसमें सामने इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड लगाई जाएगी तो क्या होगा कि ये लाइंस फर्दर छोटे लाइंस में ब्रेक हो जाएंगे। जैसे ये दो लाइन में ब्रेक हो जाएगा, ये एम जो है वो इस तरह से 3 लाइंस में ब्रेक हो जाएगा, ये एन जो है इस तरह से 4 लाइंस में ब्रेक हो जाएगा। अब ये स्पेक्ट्रल लाइंस स्प्लिट क्यों हो रहे हैं, ये इसकी एक्सप्लेनेशन जो थी ना वो नहीं थी बोहर के पास कि वाई दीज लाइंस आर स्प्लिटिंग, के लाइन टूट ही क्यों रहे हैं, ये लाइंस क्यों स्प्लिट हो रहे हैं। अगर ये सिर्फ के शेल को शो कर रहे हैं, सिर्फ एल शेल को शो कर रहे हैं तो। अभी बाद में जाकर एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सोमरफील्ड। सोमरफील्ड एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया था कि सोमरफील्ड जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट किया था कि ये तो एनर्जी लेवल्स हैं, एनर्जी लेवल के अंदर कुछ हमारे पास सब एनर्जी लेवल्स हैं, सब शेल्स कुछ होते हैं एनर्जी लेवल के अंदर। इसको नाम दिया कि ये असल में एस है, इसको नाम दिया ये एस और पी है, इसको नाम दिया ये एस है, पी है और डी है, और उसमें नाम दिया कि एस की वजह से ये पी डी और ये एफ़ की वजह से लाइन आ गई। तो फाइनली एस पी डी एफ का कॉन्सेप्ट आया। ठीक है, तो ये आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, मैं थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ। तो ये भी इसका एक डिफेक्ट था, बोहर्स एटॉमिक मॉडल का एक डिफेक्ट था, नुक्स था, उसमें वीकनेस थी इसकी कि वो स्टार्क इफेक्ट और ज़ीमैन इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाता था। मैंने डिटेल में बता दिया कि क्या होता है स्टार्क इफेक्ट और ज़ीमैन इफेक्ट। कोई बड़ी बात नहीं है, ना कोई मुश्किल बात है।
मतलब बुक में से जिसको बड़ा मुश्किल करके लिखा जाता है नोट्स वगैरह में, बट मैं आसान करके चीज़ें बताता हूँ, वरना है तो बड़ी मतलब मुश्किल वर्ड्स में लिखा होता है तो समझ में नहीं आता कि बोलना क्या चाह रहे हैं बोहर साहब। ठीक है, तो अब यहाँ पर चौथा डिफेक्ट इसका क्या है, फोर्थ डिफेक्ट इसका क्या हमारे पास है कि इट डजेंट एक्सप्लेन, ये नहीं एक्सप्लेन करता था कि उस चीज़ को, इट डजेंट एक्सप्लेन हाइसेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को, ये हाइसेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को भी एक्सप्लेन नहीं किया करता था। ये वो 4 रीजंस थे जिसकी वजह से बोहर का मॉडल रिजेक्ट हो गया। नाउ व्हाट इज़ हाइसेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये आपको पता होना चाहिए, तो अभी नेक्स्ट हेडिंग ये डाल लेते हैं, हाइसेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइसेनबर्ग का गैर यकीनी का कानून। अनसर्टेनिटी का मतलब होता है गैर यकीनी, यकीन ना करना किसी बात पर। हाइसेनबर्ग कौन थे? ये एक साइंटिस्ट थे, वर्नर हाइसेनबर्ग, एक जर्मन साइंटिस्ट थे, एक जर्मन फिजिसिस्ट थे जिनका नाम था वर्नर हाइसेनबर्ग। उन्होंने 1926 में ये थ्योरी पेश की, ये प्रिंसिपल पेश किया, और इसी प्रिंसिपल की बुनियाद पर उन्हें नोबेल प्राइज़ ऑफ फिजिक्स से नवाजा गया हाइसेनबर्ग को। अब वर्नर हाइसेनबर्ग ने बोहर को गलत इस तरह साबित किया कि बोहर जो था ना, वो ये समझता था, बोहर जो है वो ये समझता था कि जो है वो इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन क्या, इलेक्ट्रॉन इज़ अ पार्टिकल, कि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है। जबकि एक और साइंटिस्ट है जिनका नाम था डी ब्रोगली, उनके मुताबिक इलेक्ट्रॉन क्या था, इलेक्ट्रॉन एक वेव था, यह उसका डुअल नेचर था, इलेक्ट्रॉन इज़ अ वेव एज वेल। यह ठीक है, तो वेव प्लस पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर भी है, डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसने बताया था। द नेम ऑफ द साइंटिस्ट इज डी ब्रोगली। अब अगर इलेक्ट्रॉन अगर एक वेव है तो वेव की आप पोजीशन और मोमेंटम को एक साथ मालूम नहीं कर सकते, पोजीशन और मोमेंटम को साइमल्टेनियसली आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अगर आपकी पोजीशन में सर्टेन होगे ना आप उसकी, तो आप उसकी मोमेंटम में अनसर्टेन हो जाओगे। ठीक है, तो मतलब किसी एक चीज़ में आप सर्टेन हो सकते हो और दूसरी चीज़ में अनसर्टेन होना पड़ेगा। तो ये क्या कहते थे, इसके स्टेटमेंट क्या कहती थी कि इट इज़ इम्पॉसिबल, ये नामुमकिन है। क्या नामुमकिन है? इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन, कि हम डिटरमाइन कर लें द एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली इन एन एटम। कहते थे कि ये इम्पॉसिबल है कि हम एग्जैक्ट पोजीशन और मोमेंटम इलेक्ट्रॉन की मालूम कर सकें साइमल्टेनियसली एक एटम के अंदर। इसलिए मतलब वो कहता था, बोहर कहता था कि डेल्टा एक्स, मतलब ये पोजीशन है और ये डेल्टा पी है, मोमेंटम है, ये पोजीशन या मोमेंटम है, कैपिटल पी कर देते हैं। वो कहता था इट इज़ इक्वल टू NH/2π, ये NH/2π के बराबर है। मतलब दोनों, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू जो है ना उसकी मतलब हम कैलकुलेट कर सकते हैं, एग्जैक्टली बराबर होगा NH/2π के। लेकिन बोहर हाइसेनबर्ग ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, एग्जैक्टली बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि आप दोनों चीज़ों में सर्टेन हो ही नहीं सकते। तो इट विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, इट विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू NH/2π। दिस इज़ द एक्सप्रेशन फॉर हाइसेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जो कि एक और रीज़न थी, एक वजह थी जिसकी वजह से सर्कुलर ऑर्बिट्स का जो कॉन्सेप्ट था वो रिजेक्ट हो गया। और बोह्रस एटॉमिक मॉडल के रिजेक्शन के बाद फाइनली हमारे पास लास्ट एटॉमिक मॉडल हमारे पास आया, जिसको हम लोग कहते हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। तो इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। बस समझ में आ गई, बोहर एटॉमिक मॉडल यहाँ पर जाकर एंड हो जाता है, फिनिश हो जाता है। इसके बाद लास्ट मॉडल है जिसको दो नाम देते हैं, कुछ बच्चे इसको कहते हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, कुछ बच्चे इसको कहते हैं वेव मैकेनिकल मॉडल, वेव मैकेनिकल मॉडल।
और कुछ एक और भी नाम देते कुछ बच्चे, इसको ऑर्बिटल मॉडल भी कहते हैं, ऑर्बिटल मॉडल ऑफ एटम। एक ही बात है, तीनों एक ही चीज़ है, कोई अलग अलग बात ही नहीं है, तीनों में एक ही बात की जा रही है। तो अलग अलग किताबों में अलग अलग नाम आप पढ़ेंगे, इसका एक ही बात है। मतलब आपको ये याद रखना है कि अलग अलग मॉडल्स नहीं, दे आर सेम मॉडल्स। चूँकि इसमें ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट ख़त्म होकर ना ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट आ गया था। अब जैसे कि बोहर ने तो ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट पेश किया था, और एक बाद में ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट आया। इस कॉन्सेप्ट को पेश करने वाले साइंटिस्ट एक ऑस्ट्रियन थे, एक ऑस्ट्रिया में रहने वाले फिजिसिस्ट थे, और एक ऑस्ट्रियन फिजिसिस्ट थे, इनका नाम था श्रोडिंजर, एरविन श्रोडिंजर। तो श्रोडिंजर जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट पेश किया था, ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट रिजेक्ट करके। उन्होंने बोला था कि ऑर्बिट नहीं होते बल्कि ऑर्बिटल होते हैं, ऑर्बिटल। अब ऑर्बिटल क्या चीज़ होती है? ऑर्बिटल एक एरिया होता है न्यूक्लियस के अराउंड वेयर द पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। ऑर्बिटल क्या है? ऑर्बिटल इज एन एरिया अराउंड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अराउंड एक एरिया है वेयर जहाँ द पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। न्यूक्लियस के अराउंड एक ऐसा एरिया जहाँ पर इलेक्ट्रॉन को पाने की पॉसिबिलिटी, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन को ढूंढने की पॉसिबिलिटी मैक्सिमम हो, दैट इज़ कॉल्ड ऑर्बिटल। मतलब बोहर क्या कॉन्सेप्ट पेश किया करता था? बोहर कहता था कि भाई न्यूक्लियस ये रहा, दिस इज़ द न्यूक्लियस, और ये रहा फर्स्ट शेल, और उस फर्स्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ये मूव कर रहा है, इट इज़ कीप ऑन मूविंग। दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ बोहर। ये बोहर का कॉन्सेप्ट था, और बोहर इस चीज़ को कहा करता था, आप जानते हैं बोहर इस चीज़ को कहा करता था ऑर्बिट। श्रोडिंजर ने कहा कि ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रॉन किसी एक फिक्स पाथ पे मूव नहीं करता, फिक्स सर्कुलर पाथ पे मूव नहीं करता, बल्कि इलेक्ट्रॉन एक रीजन के अराउंड मूव कर सकता है। जैसे कि इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के गिर्द कहीं पे भी हो सकते हैं। यहाँ पर जैसे हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन है, वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन इन डॉट्स में से कोई भी एक डॉट हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन हो सकता है। मतलब कोई फिक्स पाथ नहीं है, बल्कि एक 3D स्पेस है जिनमें इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मौजूद हो सकते हैं। नाउ दिस कॉन्सेप्ट इज़ गिवन बाय श्रोडिंजर। यही कॉन्सेप्ट श्रोडिंजर का दिया हुआ था, एरविन श्रोडिंजर का, और इसको कहा जाता था ऑर्बिटल। ये पूरा 3D स्पेस, ये पूरा ऑर्बिटल कहलाता था। समझ में आ रही बात? ऐसा कुछ आपने सुना होगा कभी ज़िंदगी में? ये दिस इज इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। दिस इज इलेक्ट्रॉन क्लाउड, जिसमें इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं इनमें से किसी भी जगह पर। अब इसी पर अब ऑर्बिटल मतलब कॉन्सेप्ट आया, ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया। तो ऑर्बिटल्स हमारे पास 4 तरह के होते हैं, उनको ज़रा एक्सप्लेन कर दूं। टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स हमारे पास 4 तरह के होते हैं, SPDF, है ना। सबसे पहला हमारे पास ऑर्बिटल कहलाता है S ऑर्बिटल। S ऑर्बिटल, S ऑर्बिटल का क्या मतलब होता है? S का मतलब होता है शार्प लाइंस। पता है भाई, S का मतलब होता है शार्प लाइंस। S के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं भाई? मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर आ सकते हैं। इसका शेप कैसा होता है? शेप याद रखिएगा, इसका शेप होता है स्फेरिकल, स्फेरिकल शेप होता है, ठीक है, स्फेरिकल शेप होता है। और इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन कैसी होती है इसकी? इसकी इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन होती है यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म से हमारे इलेक्ट्रॉन आपको कहीं पे भी मिल सकते हैं इस स्फेरिकल शेप के अंदर, ठीक है। नोडल पेन क्या इसके अंदर मौजूद होता है? तो नोडल पेन इसके अंदर नहीं होता है, नो नोडल प्लेन। नोडल प्लेन इज़ द एरिया वेयर द पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0। तो यहाँ पर हर जगह पे इलेक्ट्रॉन मिल सकता है, तो नोडल प्लेन कोई भी नहीं होता। और इसका एज़िमुथल क्वांटम नंबर क्या वैल्यू होती है? इसकी स्मॉल एल की वैल्यू, एज़िमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू इसकी होती है 0। क्लियर है भाई? दिस इज़ S ऑर्बिटल। दूसरा हमारे पास क्या कहलाता है बच्चों? P ऑर्बिटल।
भाई पता है, मुझे पता है, आपको पता होगा, आप बोर हो रहे होंगे, लेकिन मैं बताऊंगा, ठीक है। जिसको नहीं पता उसको पता लग जाए। क्लास में एक बच्चा भी ऐसा है जिसको नहीं पता तो उसको पता लग जाए। तो आप कहें सर ये तो बहुत आसान बात कर रहे हैं, तो ठीक है भाई, कोई बात नहीं है, पेपर में आते ही आसान है, टेस्ट में। अब ऐसा ऑर्बिटल, अच्छा पी से क्या मतलब होता है? पी से मुराद यहाँ पर हमारे पास होता है प्रिंसिपल लाइंस। प्रिंसिपल लाइंस इसके मतलब हमारे पास होते हैं, पी स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल लाइंस। अब इसके अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं? पी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आते हैं। इसका शेप कैसा होता है? इसका शेल डम्बेल होता है, या डम्बेल टाइप का शेप होता है, लाइक दैट, है ना, इस तरह का शेप होता है इसका, डम्बेल शेप होता है इसका। इसकी इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन कैसी होती है? अब इसकी यूनिफॉर्म नहीं होती है, नॉन यूनिफॉर्म होती है ना भाई। नॉन यूनिफॉर्म से मुराद कि इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी जो है ना, वो आपको किनारों पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मिलने के चांसेस होते हैं, इन किनारों पर, बाकी नहीं मिलते हैं नॉर्मली। किनारों पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मिलते हैं, लोब्स के एंड में, जिनके अंदर लोब्स होते हैं उसके अंदर। और नोडल प्लेन क्या इसमें होता है? नोडल प्लेन, यस, नोडल प्लेन इसमें मौजूद होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन 2 लोब्स। ये जो 2 लोब्स यहाँ पर मिले ना, ये वाला पार्ट, 2 लोब्स जहाँ मिले, दिस इज़ एक्चुअली नोडल प्लेन। ये नोडल प्लेन है जहाँ पर दोनों लोब्स आपस में मिलते हैं, ठीक है। ये पी ऑर्बिटल है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ याद रखनी पड़ेगी आपको पी ऑर्बिटल के लिए, कि इसके डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, कि डीजेनरेट ऑर्बिटल्स भी इसके निकलते हैं। कितने डीजेनरेट ऑर्बिटल्स निकलते हैं उसके? 3। अब डीजेनरेट ऑर्बिटल्स किसे कहा जाता है? जिनकी सेम एनर्जी होती है। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स का मतलब जिनकी सेम एनर्जी हो, सेम एनर्जी हो तो वो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं। पी एक्स, पी वाई, पी जेड, तीनों की एनर्जी सेम ही होती है, बस ओरिएंटेशंस अलग होती हैं। 3 होती है ना भाई, 3 जेनरेट ऑर्बिटल्स हैं। कौन कौन से आप सबको पता है? एक पी एक्स होता है, एक पी वाई होता है, और एक पी जेड होता है, या पी जी होता है हमारे पास, ऐसे ही है ना भाई। पी ऑर्बिटल के बाद फिर हमारे पास थर्ड हमारे पास कौन सा ऑर्बिटल आता है? डी ऑर्बिटल। अब जो डी ऑर्बिटल होता है उसमें डी से क्या मुराद है? इसमें डी से मुराद होता है डिफ्यूज्ड लाइंस। इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं? 10 आते हैं। इसका शेप कैसा होता है? सिंध बोर्ड के अकॉर्डिंग इसका शेप होता है कॉम्प्लेक्स। सिंध बोर्ड के अकॉर्डिंग इसका शेप होता है कॉम्प्लेक्स। नोडल प्लेन वगैरह कुछ नहीं बताता। अच्छा, इसकी एल वैल्यू मैं भूल गया, तो इसकी एल वैल्यू 1 होती है ना, पी ऑर्बिटल एज़िमुथल क्वांटम नंबर की। अच्छा, इसकी जो एल वैल्यू है वो क्या होती है? उसकी एल वैल्यू होती है 2। और इसके भी डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हमारे पास पॉसिबल होते हैं, मतलब एल के हमारे पास डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं। कितने होते हैं? इसमें 5 होते हैं। देयर आर 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो उसके अगर हम लिखते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, तो उसके डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हमारे पास होते हैं 5 होते हैं। होते हैं। अब वो कौन से हैं? पी एक्स कह रहे हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और एक होता है डी जेड स्क्वायर। ये हमारे पास के डी के हमारे पास 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हमारे पास पॉसिबल होते हैं। तीसरा हो गया। चौथा फिर हमारे पास होता है बच्चों, फोर्थ होता है हमारे पास एफ ऑर्बिटल। अब एफ ऑर्बिटल में एफ से क्या मुराद है? यहाँ पर एफ से मुराद है दैट इज़ कॉल्ड फंडामेंटल लाइंस। फंडामेंटल इससे मुराद है एफ से, ठीक है। अच्छा, एफ में हमारे पास मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं? इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हमारे पास आते हैं 14, ठीक है। और शेप कैसा होता है इसका? इसका शेप भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स हम लिखते हैं, होता होगा कोई शेप सॉसर लाइक होता है, लेकिन हम कॉम्प्लेक्स लिखते हैं सिन बोर्ड के अंदर, कॉम्प्लेक्स शेप। और नोडल प्लेन वगैरह नहीं बताते हैं, एल वैल्यू बता देते हैं। इसके लिए एल की वैल्यू होती है 3, और इसके जो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स निकलेंगे वो कितने निकलेंगे? इसके चूँकि 14 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, सब में 2 आएंगे, तो फिर
7 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हमारे पास यहाँ पर इसके एग्जिस्ट करेंगे। देयर विल बी 7 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। ठीक है, बस ये टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है टॉपिक आप पे। एस पी डी एफ सब चीज़ बता दी मैंने MCQs के लिहाज से। कुछ पूछना है, यू वांट टू आस्क समथिंग? नो। ओके, इसके बाद आता है क्वांटम नंबर हमारे पास। ठीक है, क्वांटम नंबर को डिस्कस करते हैं उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक। फर्स्ट में बहुत बड़े बड़े टॉपिक थे, मैं इसको शॉर्ट करके बता रहा हूँ आपको। क्वांटम नंबर्स, क्वांटम नंबर्स क्या बताते हैं आपको? दीज आर एक्चुअली द नंबर्स। ठीक है, तो दीज नंबर्स, ये नंबर क्या करते हैं? टेल यू द एग्जैक्ट लोकेशन या टेल्स यू द एड्रेस, कह सकते हैं एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बताते हैं क्वांटम नंबर। कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बताते हैं। वो 4 तरह के नंबर्स होते हैं, N, L, M, S। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। ये 4 तरह के क्वांटम नंबर होते हैं। ठीक है, सबसे पहला हमारे पास जो आता है इसके अंदर है, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको स्मॉल n से शो किया जाता है। स्मॉल n से इसको शो करते हैं। ये आपको बताता क्या है? इट टेल्स, ये बताता है साइज ऑफ ऑर्बिटल, या इट टेल्स नंबर ऑफ शेल। शेल के नंबर बताता है कि शेल कौन सा नंबर है, किस शेल पे इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ठीक है, नंबर ऑफ शेल बताता है। इसकी वैल्यू किस में होती है? हमेशा नेचुरल नंबर में इसको हम लिखते हैं। नेचुरल नंबर के बाद 1 2 3 डॉट 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 इस तरह से उसकी वैल्यू होती है, हमेशा नेचुरल नंबर में होती है। अगर n की वैल्यू 1 है तो उसका मतलब k शेल की बात कर रहे हैं, n = 2 है तो l शेल की बात कर रहे हैं, n की वैल्यू 3 है तो फिर m शेल की बात कर रहे हैं, और एटसेट्रा। समझ गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पहला। दूसरा हमारे पास होता है, सेकंड होता है, जिसको हम लोग कहते हैं एजिमुथल या फिर सब्सिडरी क्वांटम नंबर। इसको स्मॉल l से शो करते हैं, स्मॉल l से इसको शो किया जाता है। ये आपको क्या बताता है बच्चों? इट टेल्स द शेप ऑफ ऑर्बिटल। इट टेल्स शेप ऑफ ऑर्बिटल। ये ऑर्बिटल की शेप आपको बताता है कि ऑर्बिटल किस शेप का है। शेप ऑफ ऑर्बिटल, सॉरी, शेप ऑफ ऑर्बिटल। ये ऑर्बिटल का शेप आपको एक्सप्लेन कर रहा होता है, दैट इज एजिमुथल क्वांटम नंबर या फिर सब्सिडरी क्वांटम नंबर। और इसकी वैल्यू किस में होती है? होल नंबर में होती है। होल नंबर तो आपको पता है, होल नंबर कौन से नंबर्स होते हैं? 0 1 2 3, बस इतने ही हो सकते हैं। ठीक है, l की वैल्यू बस इतनी हो सकती है। वो हमने पढ़ा था, उसमें यहाँ पर लिख दिया है मैंने। l की वैल्यू 0 भी देखो 0 हो सकती है, या l की वैल्यू हमारे पास 1 हो सकती है, या 2 हो सकती है, या 3 हो सकती है, बस। ठीक है जी, ये पीछे बता दिया, एग्जाम्पल नहीं कर रहा मैं इसकी। थर्ड उसके बाद हमारे पास होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को स्मॉल m से शो करते हैं। यू वांट टू आस्क समथिंग? बात कर। ओके, सो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताता है आपको? इट टेल्स यू अबाउट द ओरिएंटेशन। यस, it tells you about the orientation of orbital. तो it tells about orientation of orbital. orbital की एक्सिस मतलब ये बताता है, उसकी डायमेंशंस बताता है, वो x y z कौन से एक्सिस में है। ठीक है, अच्छा, नंबर ऑफ ओरिएंटेशंस निकालनी हो, कितनी ओरिएंटेशंस निकलेंगी, तो उसके लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है नंबर ऑफ ओरिएंटेशंस निकालने के लिए। वो होता है 2l + 1। इससे पता लग जाएगा कि कितनी ओरिएंटेशंस आएंगी। जैसे कि s के अंदर कितनी ओरिएंटेशन आएंगी? s के लिए 2 × 0 + 1 हो जाएगा, उसके मतलब एक ही ओरिएंटेशन आएगी, क्योंकि l वैल्यू 0 होती है s के लिए। अगर p के लिए मालूम करना है तो 2 × 1 + 1, इसका मतलब कि p की 3 ओरिएंटेशंस आएंगी। d निकालना चाहें तो 2 × 3 + 1, दैट इज इक्वल टू, सॉरी 2 × 2 + 1 ना, यस, दैट इज़ 5 ओरिएंटेशन आएंगी। f के लिए निकालना है तो f क्या हो गया?
तो ये 7 ओरिएंटेशन। तो मैंने अभी बता ही दिया था आपको कि कितने डीजेनरेट ऑर्बिटल्स बनेंगे, क्योंकि डीजेनरेट ऑर्बिटल्स असल में डिफरेंट ओरिएंटेशंस के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। अब इसके अंदर एक ही होगा जो आपको पता है, जिसको एस कहेंगे, उसके अंदर 3 होगा, px, py, pz, इसके अंदर 5 होगा। ऊपर मैंने बता दिया, वो 5 दोबारा नहीं लिख रहा मैं, ठीक है, समझ गए। अब इसमें इसकी वैल्यू किस में होती है? इसकी वैल्यू हमेशा इंटीजर्स में होती है। इंटीजर से मुराद के माइनस में भी होती है, ज़ीरो भी होती है, प्लस में भी आती है। ये अलग अलग वैल्यूज इसकी आ रही होती है हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे कहलाता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। आखिरी जो 4th हमारे पास है वो हमारे पास कहलाता है स्पिन क्वांटम नंबर। स्मॉल एस से इसको शो करते हैं। ये आपको बताता है कि इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में स्पिन कैसा कर रहा है, ठीक है। तो इट टेल्स अबाउट स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की स्पिन के बारे में आपको बताते हैं कि वो क्लॉकवाइज घूम रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। इसके बारे में उसके 2 ही वैल्यू हैं। अगर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा है तो उसके लिए -1/2 ये स्पिन क्वांटम नंबर वैल्यू होती है। और अगर वो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो उसके लिए वैल्यू +1/2 होती है। तो उसका मतलब आप देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू, स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ किस में होती है भाई? फ्रैक्शंस में होती है। इट्स वैल्यू इज़ ऑलवेज इन फ्रैक्शंस। क्लियर है, बात समझ में आ गई? कोई मसला? ठीक है। इसके बाद लास्ट टॉपिक हमारे पास आता है इस चैप्टर का, दिस इज रिगार्डिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो वो आप अगर डिस्कस कर लेते हैं, वो आप पढ़ लेते हैं, तो फिर जो है वो आपका कंप्लीट हो जाता है ये चैप्टर 3। तो इतना बड़ा चैप्टर ना एक लेक्चर में नहीं कर सकते, इसको पॉसिबल ही नहीं है। मतलब इतने थोड़ा तो 2 लेक्चर तो लग ही जाते हैं, वो भी जब शॉर्ट करने पर 2 लेक्चर लग जाते हैं, इतना बड़ा है मतलब। तो नेक्स्ट अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कि किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? द मेथड ऑफ फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक मेथड है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को फिल किया जाता है ऑर्बिटल के अंदर। तो इट इज़ द मेथड ऑफ फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप करने का जो मेथड है, दैट वी कॉल, उसको हम लोग कहते हैं, उसको कहा जाता है हमारे पास है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब भी करते हैं तो 4 रूल्स को फॉलो करते हुए करते हैं। देयर आर 4 रूल्स विच नीड टू बी फॉलोड इफ़ यू वांट टू डू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सही है। तो सबसे पहला जो रूल होता है जिसको हम लोग फॉलो करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए, उसको कहा जाता है ऑफ-बो प्रिंसिपल। ऑफ-बो प्रिंसिपल। नाउ व्हाट दिस ऑफ-बो प्रिंसिपल टेल्स यू? ऑफ-बो एक जर्मन वर्ड है, इट इज़ नॉट द वर्ड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज का वर्ड नहीं है। ऑफ-बो एक जर्मन वर्ड है, जर्मनी ज़बान का वर्ड है, जर्मन लैंग्वेज का। इसके मतलब होते हैं बिल्डअप, बिल्डिंग अप, या किसी चीज़ को तामीर करना, बिल्डिंग अप। तो ऑफ-बो प्रिंसिपल ये बात करता है कि इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन द ऑर्बिटल्स इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जीज। कि इलेक्ट्रॉन्स जो ऑर्बिटल में फिल होते हैं वो एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में होते हैं, ठीक है। तो ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन द ऑर्बिटल्स अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जीज, ठीक है। जो कि आप MCQs किस तरह बनते हैं अब आपका काम है, जो कि मैं MCQ सॉल्व नहीं करा रहा मैं, तो मैंने अक्सर करा दिए। अभी मैं बीच बीच में नहीं बताऊंगा इसमें से ये MCQs बन सकता है, ये मैंने पहले ही बहुत करा दिया। जो आपको समझ में नहीं आ रहा था तो फिर मैं यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो ये और वो ज़्यादा आसान लगेगा फिर आपको करना, फिर वो ज़्यादा ईजी था। इतना हम कैसे याद करेंगे? लेकिन इसलिए मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि आपको मैं 5 पेपर ही सॉल्व कराता हूँ। इसलिए ये तो कैसे याद करोगे? मैं तो पढ़ा दूँगा, मुझे क्या है, मुझे तो टाइम पूरा करना है, आई विल जस्ट कंप्लीट द टाइम। बट आप कैसे याद करोगे इतना सारा? अब कुछ बच्चे याद कर लेंगे, सारे नहीं कर सकेंगे। तो सोचा तो वही था, 5 पेपर था जो आप सॉल्व कर रहे थे। देखा जाए तो कम से कम वो ओवरऑल लग तो रहा था, या तो चैप्टर ही ख़त्म नहीं हो रहा, चले जा रहे है ना भाई। ये चीज़ है, बाकी आपकी मर्ज़ी है, उसको मैं करा ही रहा हूँ आपने जैसे कहा। बट इसके लिए ये ज़्यादा बेहतर चीज़ तो ये है, इसमें डिटेल में आप हर चीज़ पढ़ रहे हैं, बट उसके लिए दिमाग भी वैसे ही चाहिए।
जो हर एक चीज़ को ऑब्जॉर्व कर सके, हर एक चीज़ को याद कर सके। वरना मैं पढ़ा के निकल लूँ, आप भूल जाओ, आप क्या फ़ायदा, कोई बेनिफिट ही नहीं जब तक आप इसको ऑब्जॉर्व नहीं करें, आप इसको याद ना करें। अगरचे मैं उसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप घर पे भी 100 बार सुन सकते हैं, लेकिन याद करना फिर भी ईजी नहीं है। चलो मैं तो 15 साल से पढ़ा रहा हूँ, मुझे तो चलो याद ही है, बट आप तो पहले ही साल पढ़ रहे हैं ना अभी, आप तो 1-2 साल पढ़े, आपको थोड़ा ना याद रहेगा। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। लेकिन फिर ये कि नंबर फिर आपके 100% आ जाएंगे। फिर आप कोई भी टेस्ट में बैठ जाओ, पूरी दुनिया में कोई भी टेस्ट दे दो, एटम का टॉपिक हो तो आप कर लोगे, अगर आपको ये सब पता लग जाए जो कुछ मैं बता रहा हूँ। पास पेपर में तो ये होता है कि आप कुछ चीज़ें बस वो है कि क्या पता आउट आ जाए, हो सकता है, पॉसिबिलिटी होती है, भले 10% चांस सही लेकिन होते हैं, 10% ही चांस होता है आउट आने का, थोड़ी ना कि सारा आउट आ जाएगा। बट ये कर लेंगे तो 100% आउट नहीं आएगा, सारी आ जाएगा, लेकिन उसमें मेहनत बहुत है। मकसद ये बेहतरीन तरीका तो ये है, इसमें कोई शक नहीं है कि दिस इज़ द बेस्ट मेथड, बट इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा लगेगी, आपको याद करने में टाइम लगेगा। पास पेपर में ना क्या होता है, बंदा 10-15 मिनट में एक पास पेपर निपटा लेता है याद करके। या MCQ जो ऑप्शन होता है ना, ऑप्शन याद कर लेते हैं, ये सब कर लेते हैं, बहुत तरीके, तो वो चीज़ है। तो अब तो मैं करा रहा हूँ, तब इसको करें आप, ठीक है। तो ऑफवो प्रिंसिपल, ऑफवो इज़ अ जर्मन वर्ड। ऑफवो के मतलब होते हैं दैट इज़ के एक ऑफवो प्रिंसिपल, ऑफवो किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है, जर्मन वर्ड है। ऑफवो प्रिंसिपल कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो ऑर्बिटल में फिल होते हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जीज, अपने एनर्जी की इंक्रीजिंग ऑर्डर में फिल होते हैं। लो एनर्जी वाले ऑर्बिटल पहले फिल होते हैं, हाई एनर्जी वाले ऑर्बिटल बाद में फिल हो रहे होते हैं। जिस तरह से आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करनी सीखी, आपको आती है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करना, कहते हैं ना 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, ऐसे कर रहे होते हैं ना भाई। अब ये असल में आप इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी लिख रहे होते हैं। 1s की एनर्जी कम है 2s से, 2s की कम है 2p से, 2p की कम है 3s से, 3s की कम है 3p से, 3p की कम है 4s से, 4s की कम है 3d से। इट मीन्स दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज। ये एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी है ना भाई। 1s की एनर्जी लोएस्ट है, इसका मतलब कि 1s जो हमारे पास है, सिर्फ इसके अंदर अगर हम बात करें तो इस 1s की हमारे पास है लीस्ट एनर्जी, सबसे कम एनर्जी इसके पास है, और 3d के पास क्या है, मोस्ट एनर्जी। बात समझ में आ रही है। तो ये ऑफवो प्रिंसिपल कहलाता है, इलेक्ट्रॉन्स को इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर के लिहाज से फिल करते हैं। अब दूसरा 4 रूल है टोटल, 4 प्रिंसिपल है। दूसरा प्रिंसिपल कहलाता है N+L रूल, N+L रूल। अब N+L रूल क्या चीज़ है, इसी को विस वेजर रूल कहते हैं हम लोग। एक साइंटिस्ट है विस वेजर, तो इसी को विस वेजर रूल भी कहा जाता है, साइंटिस्ट विस वेजर के नाम पे। तो विस वेजर रूल या N+L रूल। यहाँ पर N क्या है, यहाँ पर N से मुराद हमारे पास है, आप जानते हैं N इज़ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और L क्या हमारे पास है, दिस इज़ एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। ये मैंने पीछे यहाँ पर बता दिए, रहा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये रहा एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, डिटेल है यहाँ पर मौजूद, ठीक है। तो मैं बोर्ड में लिखकर मिटा इसलिए नहीं रहा ना, तो मुझे दिखा सकूँ, देखो ये हर चीज़ पढ़ी हुई है। टॉपिक कनेक्टेड आज आगे रहा आगे ना, कनेक्टिविटी के साथ चल रहा है, हर टॉपिक दूसरे से कनेक्टेड चल रहा होता है, ठीक है। तो अब क्या है कि N+L रूल क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स को फिल किया जाता है ऑर्बिटल में इंक्रीजिंग N+L के लिहाज से। इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन द ऑर्बिटल्स अकॉर्डिंग टू, किसके लिहाज से, अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग N+L वैल्यूज़। इंक्रीजिंग N+L वैल्यूज़ के लिहाज से ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स को फिल किया जाता है। अच्छा एक चीज़ याद रख लीजिएगा, तभी N+L जो है ना, N+L असल में दिस इज इक्वल टू एनर्जी। जो N+L वैल्यू होती है ना, वो एनर्जी की ही वैल्यू होती है। जैसे 1s और 2s में से हम 1s को पहले क्यों फिल कर रहे हैं, चूँकि N+L के लिहाज से भी ठीक है, चूँकि 1s 2s से पहले फिल हो रहा है। 1s की अगर आप N+L वैल्यू निकालो तो इसकी n वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 1, और L वैल्यू s के लिए होती है 0, तो ये 1 निकल गई, और ये 2 + 0 तो 2 निकल गई। इसके मतलब 1, इसकी N+L वैल्यू कम है, मतलब इसकी एनर्जी कम है, इसके N+L वैल्यू ज़्यादा है, मतलब इसकी एनर्जी ज़्यादा है। बेसिक सी बात है। एक और देख लो, अगर यहाँ आ जाए 4s आ जाए और या 2p आ जाए और 3s आ जाए, 2p एनर्जी कम है 3s से,
अब 2n की वैल्यू क्या है, 2 + 1 = 3, 3 + 0 = 3। यहाँ पर n + l वैल्यूज़ में टाई हो गया, दोनों के लिए 3 आ रही है। उसके बावजूद हम 2p को पहले फिल कर रहे हैं, क्योंकि अगर दो ऑर्बिटल्स के सेम n वैल्यूज़ आ जाएँ, n + l वैल्यूज़ आ जाएँ, तो जिसकी n वैल्यू कम होती है उसको पहले फिल किया जाता है। ठीक है, ये भी इस रूल का पार्ट है। क्या भाई कि इफ़ 2 electrons have same n + l values, you have 2 orbitals, कह लो electrons तो नहीं, if 2 orbitals have same n + l values, same n + l values, then the orbital with lower n value will be filled first। कि अगर दो ऑर्बिटल की सेम n + l वैल्यू आ जाए तो लोअर n वैल्यू वाली ऑर्बिटल्स को पहले फिल किया जाता है। तो ये हमारे पास n + l रूल है, सेकंड रूल है। थर्ड रूल हमारे पास कहलाता है, दिस इज कॉल्ड पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एक साइंटिस्ट ने पेश किया था। ये भी एक जर्मन फिजिसिस्ट थे, जर्मनी में रहने वाले फिजिसिस्ट थे। इनका नाम था वुल्फगैंग पॉली। वुल्फगैंग पॉली ने इसको पेश किया था। क्या कहता था इसके स्टेटमेंट के, उसके दो स्टेटमेंट है कि नो टू इन इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव ऑल 4 सेम पेयर ऑफ क्वांटम नंबर। स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट है। पहले स्टेटमेंट क्या है कि नो 2 इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव ऑल 4 सेम पेयर ऑफ क्वांटम नंबर्स। मतलब किसी भी एटम में दो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे जिनके चारों क्वांटम नंबर वैल्यू सेम आ जाएं। कि एक एटम के अंदर कोई भी ऐसे दो इलेक्ट्रॉन आप नहीं देख सकते हैं जिनके चारों क्वांटम नंबर वैल्यू सेम आ जाए। 3 तक सेम आ सकती है, चौथा लाजमी अलग होता है। एक ये स्टेटमेंट है। एक और स्टेटमेंट इनकी है कि एन ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स विथ अपोजिट स्पिन्स। मतलब एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, बस 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और दोनों के अपोजिट स्पिन्स होंगे। अपोजिट स्पिन से मुराद के एक क्लॉकवाइज मूव करेगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा। जैसे कि अगर हम मान लेते हैं नाइट्रोजन की बात कर लें। अब नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, Z = 7। अब हम लोग करते हैं 1s2 2s2 2p3 नॉर्मली रूल, जो बाकी इन रूल्स के लिहाज से n + l वगैरह रूल्स को फॉलो करें तो ये नाइट्रोजन को हो जाएगा 1s2 2s2 2p3, 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। बट ये तरीका गलत है। दिस इज़ रॉन्ग वे ऑफ डूइंग इट। पॉली कहता था p में 3 इलेक्ट्रॉन नहीं लगाओ, p को तोड़ दो अपने डिजेनरेट ऑर्बिटल्स में। डिजेनरेट ऑर्बिटल्स कहाँ पढ़ा था हमने, कहाँ पढ़ा था दिख ही नहीं रहा। ये रहा, कहाँ गया, ये रहा, यस। उसने बोला p को तोड़ दो, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ लगाओ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ लगाओ, 2 इलेक्ट्रॉन, इस तरह से 6 इलेक्ट्रॉन लगाओ p के अंदर। तो उसने कहा था कि 1s2 ऐसे लिखो, 2s2, अब ये एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन को शो करता है, और 2p को तोड़ दो 2px 2py 2pz में। इसके बाद आप इसके अंदर इलेक्ट्रॉन लगा लो। 3 इलेक्ट्रॉन लगाने ना भाई, तो पॉली कहता था कि भाई ऐसे लगा लो, 2px पे लगा दो, एक py पे लगा दो, इसको छोड़ दो। मतलब पहले px को भरो, py को भरो, फिर pz को भरो। इस तरह से एक ऑर्बिटल में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकता, और दोनों जो आएंगे एक क्लॉकवाइज स्पिन करेगा, एक एंटी क्लॉकवाइज करेगा। ये तो थी, ये पॉली के बाद था, इसने n + l और ऑपोजिट थोड़ी बेहतर बात की। अब चौथी बात थी जिसने पॉली में के प्रिंसिपल में गलती निकाली, जिसको हम कहते हैं हुन्स रूल। इसी के साथ चैप्टर एंड होगा। हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, पूरा नाम इसका है हुन्स। वैसे उसको ज़्यादातर बच्चे कराची में कहते हैं हुन्स रूल, पूरा नाम इसका होता है हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी
ये हुंड एक साइंटिस्ट था, उसने पेश किया था हंड्स रूल। ये कहता था कि इफ सिमिलर एनर्जी ऑर्बिटल्स आर अवेलेबल, इफ सिमिलर एनर्जी ऑर्बिटल्स मतलब जिसको हम कहते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, अगर वो अवेलेबल हों, अगर सिमिलर एनर्जी ऑर्बिटल्स आर अवेलेबल, अगर वो अवेलेबल हों, देन इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड, तो इलेक्ट्रॉन को फिल किया जाएगा इन अनपेयर्ड मैनर, अनपेयर्ड मैनर में। क्यों किया जाएगा भाई? टू अक्वायर, ताकि वो हासिल कर लें क्या? ग्रेटर स्टेबिलिटी, ज़्यादा स्टेबिलिटी हासिल कर लें। मतलब पी में इलेक्ट्रॉन्स को आप ऐसे नहीं करो कि आप, जैसे पॉली ने बोला था ना कि पहले पी एक्स को भरो, फिर पी वाई को भरो, फिर पी जेड को भरो पूरा, पहले पी एक्स में 2 डालो, फिर पी वाई में 2 डालो, फिर पी जेड में 2 डालो। उसने बोला नहीं, पहले सबको सिंगल सिंगल फिल करो, उसके बाद डबलिंग करो। मतलब नाइट्रोजन, अगर हुंड्स रूल के अकॉर्डिंग नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1s2 2s2, यहाँ तक तो सही है। अब 2p में देखो, 2px 2py 2pz, 3 ऑर्बिटल में ब्रेक हो रहा है। अब इसके अंदर 2px 2py 2pz में 3 इलेक्ट्रॉन लगाने, चूँकि 7 लगाने, टोटल 4 लग गए, 3 बच गए। तो px पर 1 लगेगा, py पर 1 लगेगा, pz पर 1। मतलब पहले सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन लगाओ, उसके बाद डबल करो वापस आके। जिसकी या इसमें क्या किया, उसने पहले डबल कर दिया था, px पे डबल करेगा, फिर py पे, फिर pz पे। तो ये कहलाता है हुंड्स रूल, जो कि पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से एक बेटर रूल है। इससे स्टेबिलिटी गेन हो जाती है। दिस इज कॉल्ड हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। आगे बात समझ में? ठीक है, तो दैट्स इट फॉर चैप्टर 3 एटॉमिक